हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीए द्वितीय प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के हिंदी के इकाई 2 में पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत जो है इस विषय पर हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का मुख्य टॉपिक होगा शब्दावली निर्माण के सिद्धांत। दोस्तों, यह टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और पिछली कक्षाओं में पिछली परीक्षा में यह विषय जो है एक प्रश्न यहाँ से आया था, इसलिए आप सभी लोग इस विषय को महत्वपूर्ण मानते हुए जो है अध्ययन करेंगे। शब्दावली निर्माण के सिद्धांत मतलब शब्दावली निर्माण, जो पारिभाषिक शब्दावली बनाई गई है एक संगठन के द्वारा या विभाग के द्वारा, उस शब्दावली निर्माण के लिए कौन कौन से सिद्धांत अपनाए गए हैं, जिसके कारण से उसके द्वारा बनाए गए जितने भी शब्द हैं, विकसित किए गए जितने शब्द हैं या जितने उसमें शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वे सभी जगह जो है एक ही अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में हो, अगर उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर कह सकते हैं वो रूल बन गया है। आइए देखते हैं अब शब्दावली निर्माण के सिद्धांत। स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व था। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं को शिक्षा, विज्ञान तथा प्रशासन का माध्यम बनाने का स्वप्न स्वतंत्र भारत के निर्माताओं ने सजोया था। राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक विकास के लिए भी यह अति आवश्यक था। हिंदी में विज्ञान, प्रबंधन, वाणिज्य, विधि एवं अन्य तकनीकी विषयों के आगमन से पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता पड़ी। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के लिए जो विधान किए गए हैं, उन्हें कार्य रूप देने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई, जिसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का विकास, मानवीकरण तथा एकरूपता की अति महत्वपूर्ण योजना भी थी। मतलब भारतीय सरकार ने जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए एक योजना बनाई थी। यह योजना भारत सरकार की शिक्षा नीति का एक अंग बन गई। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1961 1 अक्टूबर 1961 1 अक्टूबर 1961 को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से जो शॉर्ट आंसर का एक क्वेश्चन है वो बनने की पूरी संभावना है। ये बनेगा कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई। तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना जो है भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1961 ईस्वी में की। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। इस आयोग के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। ये भी महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1961 ईस्वी में। अपनी स्थापना से लेकर अब तक शब्दावली आयोग ने विधि को छोड़कर ज्ञान की विभिन्न शाखाओं, उन्होंने विधि मतलब नियम, ठीक है, को छोड़कर बाकी सभी शाखाओं जैसे विज्ञान है, समाजशास्त्र है, कृषि है, वानिकी है, आयुर्विज्ञान इत्यादि में तकनीकी शब्दों के
हिंदी पर्याय निर्धारित कर उन्हें शब्दकोश तथा परिभाषा कोश के रूप में प्रकाशित किया है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग तथा केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा निर्मित परिभाषिक शब्दावली ही मानक मानी गई है। कहने का मतलब वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तथा केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा जो निर्मित परिभाषिक शब्दावली हैं, इन्हीं सबका जो है निर्मित शब्दों को ही जो है मान्यता दी गई है। फिर है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा स्वीकृत शब्दावली निर्माण के सिद्धांत। शब्दावली निर्माण के लिए कौन कौन से सिद्धांत, कौन से तरीके अपनाए गए हैं, उनका जो है महत्वपूर्ण है। इन पॉइंटों को आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट करिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को यथासंभव उनके प्रचलित अंग्रेजी रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। मतलब अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को यथासंभव उनके प्रचलित रूप में ही ग्रहण करना चाहिए तथा हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार ही उन्हें देवनागरी लिपि में लिखना या लिप्यंतरण चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली में अग्रलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के जो हैं उदाहरण निम्नलिखित हैं। कहने का ये मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी शब्द प्रचलित हैं उन सब का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। देवनागरी में अगर उनको लिखना है या फिर उनका लिप्यंतरण उनकी प्रकृति के अनुसार ही करना चाहिए। जैसे देवनागरी में जैसे ऐसे शब्द लिखे जाते हैं, लिप्यंतरण में वही होता है जैसे कोई शब्द जो शॉर्ट करके पढ़ा जाता है, ठीक, यही होता है लिप्यंतरण। जैसे कोई शब्द है उसको शॉर्ट करके पढ़ा जा सकता है, इसे बोलते हैं लिप्यंतरण। जैसे हिंदी में उसका ठीक जैसे किसी दूसरी भाषा में अंग्रेजी भाषा में शब्द होता है, हिंदी में कुछ शब्द जो है उसको शॉर्ट करके पढ़ा जाता है, ठीक। उसके उदाहरणों में है जैसे तत्व और यौगिकों के नाम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है। तौल और माप की इकाई और भौतिक परिणाम की इकाई जैसे कैलोरी, एम्पियर, ठीक। इन सब का प्रयोग क्या करेंगे, जैसे वहाँ इंग्लिश भाषा में प्रयोग होता था, ठीक, हिंदी भाषा में इनका प्रयोग करेंगे। ऐसे शब्द जो व्यक्ति के नाम पर बनाए गए हैं जैसे मार्क्सवाद, बायकॉट, ब्रेल, फ़ारेनहाइट, मतलब इनको अंग्रेजी में ही लिखना है, इनका अनुवाद करके हिंदी में नहीं पढ़ना है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानक में इन शब्दों को अंतर्राष्ट्रीय मानक में तैयार शब्दावली में जैसे है, ठीक उसी तरह से जैसे ये मूल शब्द हैं उसी तरह इनको शब्दावली में भी प्रयोग कर लिया गया है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान, द्विपदी नामावली, स्थिरांक जैसे पाई, पाई का मान जैसे वहाँ, ठीक, आप इसमें कोई परिवर्तन न करिए, जैसा वहाँ माना जाता है वैसा ठीक उसी प्रकार यहाँ भी मान लिया गया है। ऐसे अन्य शब्द जिनका आमतौर पर सारे संसार में प्रयोग हो रहा है जैसे रेडियो, पेट्रोल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि। गणित और विज्ञान की अन्य शाखाओं के संख्यांक, प्रतीक, चिन्ह और सूत्र जैसे साइन है, कोसाइन है, लाग आदि गणितीय संक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले अक्षर रोम और ग्रीक वर्णमाला के होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्रतीक रोमन लिपि में अंतर्राष्ट्रीय रूप में ही रखे जाएं, परंतु संक्षिप्त रूप नागरी एवं मानक रूप में भी विशेषतः साधारण तौल और माप में लिखे जा सकते हैं। जैसे सेंटीमीटर का प्रतीक cm के हिंदी में भी ऐसे ही प्रयुक्त होगा, परंतु नागरी संक्षिप्त रूप में सेमी भी हो सकता है। यह सिद्धांत बाल साहित्य और लोकप्रिय पुस्तकों में अपनाया जाएगा, परंतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मानक पुस्तकों में केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक जैसे cm ही प्रयुक्त करना होगा। मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी अगर मानक पुस्तकों में केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक सेंटीमीटर को इंग्लिश में cm से केवल प्रदर्शित करेंगे, उसमें जो है इस भाषा में ऐसे नहीं लिखेंगे। ज्यामितीय आकृतियों में भारतीय लिपियों के अक्षर प्रयुक्त किए जा सकते हैं जैसे का, खा, गा अथवा आ, बासा, परंतु त्रिकोणमितीय संबंधों में केवल रोमन अथवा ग्रीक अक्षर ही प्रयुक्त करने चाहिए जैसे साइन ए, कॉस बी। संकल्पनाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों का सामान्यतः अनुवाद
किया जाना चाहिए। हिंदी पर्याय का चुनाव करते समय सरल अर्थ की परिशुद्धता और सुबोधता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुधार विरोधी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों में यथासंभव अधिकाधिक एकरूपता लाना ही उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए ऐसे शब्द अपनाने चाहिए जो अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त होते हों, संस्कृत की धातुओं पर आधारित हों। अगला पॉइंट है, ऐसे देसी शब्द जो सामान्य प्रयोग के पारिभाषिक शब्दों के स्थान पर हमारी भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं, जैसे टेलीग्राम के लिए तार, कंटेंट के लिए महादेव, पोस्ट के लिए डाक आदि इसी रूप में व्यवहार में लाए जाने चाहिए। अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के ऐसे विदेशी शब्द जो भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें टिकट, सिग्नल, पेंशन, पुलिस, ब्यूरो, रेस्तरां, डीलक्स आदि इसी रूप में अपनाए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का देवनागरी लिपि में लिप्यांतरण, अंग्रेजी भाषा का लिप्यांतरण करना जटिल नहीं होना चाहिए कि उसके कारण वर्तमान देवनागरी लिपि में नए चिन्ह व प्रतीक शामिल करने की आवश्यकता पड़े। शब्दों का देवनागरी लिपि में लिप्यांतरण अंग्रेजी उच्चारण के अधिकाधिक अनुरूप होना चाहिए और इसमें ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो भारत के शिक्षित वर्ग में प्रचलित हों। लिंग में अपनाया जाए अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को, अन्यथा कारण न होने पर लिंग रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। संकर शब्द, पारिभाषिक शब्दावली में संकर शब्द ऐसे क्लासिकल के लिए क्लासिकी आदि रूप सामान्य और प्राकृतिक भाषा शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार बनाए गए हैं और ऐसे शब्द रूपों को पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकताओं तथा सुबोधता, उपयोगिता और संक्षिप्तता का ध्यान रखते हुए व्यवहार में लाना चाहिए। पारिभाषिक शब्दों में संधि और समास, कठिनाई संधियों का यथासंभव कम से कम प्रयोग करना चाहिए और प्रयुक्त शब्दों के दो शब्दों के बीच हाइफन लगा देना चाहिए। इससे नए शब्द रचनाओं की सरलता और शीघ्रता से समझने में सहायता मिलेगी। जहाँ तक संस्कृत पर आधारित अतिवृद्धि का संबंध है, व्यवहारिक, लक्षणिक आदि प्रचलित तत्सम शब्दों में आदि वृद्धि का प्रयोग ही अपेक्षित है, परंतु नवनिर्मित शब्दों में इससे बचा जा सकता है। हलंत, नए अपनाए हुए शब्दों में आवश्यकता अनुसार हलंत का प्रयोग करके उसे सही रूप में लिखना चाहिए। फिर है पंचम वर्ण का प्रयोग। वर्णमाला में आप लोगों ने पंचम वर्ण देखा, पंचम वर्ण का प्रयोग भी जो है यथासंभव शुद्ध करना चाहिए। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुसार का प्रयोग करना चाहिए, परंतु लिंस, पेटेंट आदि शब्दों का लिप्यांतरण लिंस पेटेंट ना करके लिंस पेटेंट या पेटेंट ही करना चाहिए, जहाँ तक आप लोग करेंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करिए। धन्यवाद।